अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिल्पा कछवाहा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी कुछ बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। सोलर पंप का उपयोग एवं महत्व पर जानकारी। धान की अधिक उपज हेतु फसल का प्रबंधन। गुलदाउदी की वैज्ञानिक विधि से खेती पर जानकारी। वर्षा की अनियमितता तथा बिजली की अनुपलब्धता के कारण प्रदेश के कुछ क्षेत्र के किसानों को खेती करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारे वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की असीम ऊर्जा का उपयोग सिंचाई करने के लिए सोलर पंप का निर्माण किया है, जो कि किसानों के लिए काफी लाभप्रद साबित हो रहा है। तो सोलर पंप की स्थापना कैसे करें, यह किस प्रकार काम करता है तथा शासन द्वारा कितना अनुदान है, इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ जितेंद्र कुमार। ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि असाध्य होते हैं, जहाँ पे बिजली की पहुंच नहीं होती है। सौर ऊर्जा तो आनी ही है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का प्लांट बिठा देते हैं और उस प्लांट के थ्रू पंप को सोलराइज कर देते हैं। उससे होता यह है कि किसान की जो निर्भरता होती है बिजली के ऊपर वो खत्म हो जाती है। अब इसमें जो अभी फिलहाल जो सबसे पॉपुलर पंप यूज करते हैं किसान, वो होता है एक 3 HP का और एक होता है 5 HP का। मोटा मोटी ये मान के चलिए कि 1 एकड़ के पीछे 1 HP पंप काम करता है। तो छत्तीसगढ़ स्टेट में जो 3 HP और 5 HP के सोलर पंप है उसमें काफ़ी अच्छी सब्सिडी मिल रही है। करीब करीब 50% के आसपास किसान को सब्सिडी मिल जाती है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट से 32,400 रुपये के सब्सिडी का प्रावधान है, वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है, तो वो किसान उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो सब्सिडी की जानकारी सोलर पंप का काम करती है डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलर्स, उनके पास भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, अगर हम मार्केट से खरीदने जाएंगे तो 3 HP का पंप करीब 3.5 लाख रुपए का आता है और 5 HP का पंप वही 5 से 5.25 लाख रुपए तक के आता है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट दोनों ही सब्सिडी अभी उपलब्ध करा रही है। 2,47,000 करीब सब्सिडी 3 HP पे मिल जाती है और 3,60,000 के करीब सब्सिडी आपको 5 HP पे मिल जाती है। देखिए, सब्सिडी का एक प्रोसेस होता है, किसान को एक एप्लीकेशन सबमिट करना होता है, जिस एप्लीकेशन को हम गवर्नमेंट में जमा करते हैं, या वो चाहे तो डायरेक्टली ही डिपार्टमेंट में जाके वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बेसिस पे उनको सब्सिडी सैंक्शन होती है। सब्सिडी सैंक्शन होने के बाद उनको पंप लगाने का लाभ मिलता है। बोर की केसिंग होनी चाहिए। बाकी जो पंप, पाइप और सोलर सिस्टम और कंट्रोलर, जो पूरा सिस्टम है, वो पूरा सिस्टम आपको वो पार्टी लगा के देगी जिसके थ्रू सब्सिडी को अप्लाई किया हुआ है। डॉक्यूमेंट इसमें देखिए, मिस यूज को रोकने के लिए बेसिकली डॉक्यूमेंट को लिया जाता है। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे ऋण पुस्तिका, B1 खसरा, और आपका जो बटर पेपर पे पटवारी की तरफ से सर्टिफाई होता है कि यहाँ पे पंप इस जगह पे लगा हुआ है और ये कृषि के पर्पज से ही यूज हो रहा है। सब्सिडी सैंक्शन होता है करीब 15 से 20 दिन में, और प्लांट लगना तो ऐसा है कि सब्सिडी एक बार सैंक्शन होती है तो उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर सोलर पंप शुरू हो जाता है उसके यहाँ। अगर आपको एक्चुअल रेट पता करना है तो गवर्नमेंट की तरफ से ही पंप का मेन रेट आता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही यहाँ पे इन्वॉल्व है सब्सिडी वगैरह देने में। तो मेन रेट तो यही पता चलेगा, गवर्नमेंट के ऑफिसेज में ही पता चलेगा कि मतलब जो किसान है उसको कितने में पंप मिलेगा।
देखिए, मैंने जैसे बताया 3 HP का मैंने बताया कि करीब 70,000 से 90,000 रुपए के बीच में रेट है अभी मार्केट में। अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट है, तो इस रेट में करीब करीब ये पड़ता है अपने को। और 5 HP का बताऊं तो 5 HP का भी 90,000 1 लाख रुपए इस रेंज में मतलब पंप किसान भाई को मिल जाता है, और इसमें उसको कुछ भी अलग से नहीं देना पड़ेगा। देखिए, सोलर पंप का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा सीधा है कि वो सिर्फ दिन में काम करेगा। दिन में ऐसे काम करता है कि जैसे ही 7:45 बजे के आसपास धूप की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, तो उस इंटेंसिटी में ये पंप अपने आप चालू हो जाता है और करीब 5 बजे तक ये पंप चलता है, और 5 बजे के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। सौर ऊर्जा से आपका पंप चलता है और उसमें आपको दिन भर पानी मिलता है। इसमें एक और फैसिलिटी होती है जहाँ पे बहुत सारी पार्टियां होती है जो ऐसा कंट्रोलर लगाती है जिसमें दिन में भी पंप चलता है और रात में जो भी इलेक्ट्रिसिटी की अथॉरिटी है उसके कनेक्शन से पंप चल सकता है। उसके अलावा जो पंप होता है उस पर जो भी कंपनियां होती हैं वो 2 से लेके 5 साल तक का मेंटेनेंस अपने तरफ से फ्री देती है, जो कि ऑन साइट होता है। मतलब वहीं पे जाके किसान या कंट्रोलर को जो भी दिक्कत आती है उसको सुधार के आते हैं। अगर हम लाइफ की बात करें तो जो सोलर पैनल की लाइफ है वो करीब 25 साल मिनिमम आती है एक सोलर सिस्टम की। मतलब अगर मैं पैनल की बात करूं तो उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उसमें छोटा मोटा मेंटेनेंस लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा खर्चीला होता नहीं है। कई बार होता यह है कि बिजली तो मिलती नहीं है गांव में, असाध्य क्षेत्रों में, और किसी वर्ष मान लीजिए अगर बारिश नहीं हुई तो उस साल तो ये कन्फर्म है कि फसल खराब होनी है। लेकिन अगर हम दोनों की निर्भरता हटा के सोलर प्लांट लगा लेते हैं, सोलर पंप लगा लेते हैं, तो उस केस में होता यह है कि किसान की निर्भरता खत्म होती है तो फसल खराब होने से बच जाती है। और देखिए, अभी अगर मैं बोलूं तो जो पंप की छोटी मोटी दिक्कतें हैं कि कई बार पंप जल जाता है या पंप ड्राई रन हो जाता है जिसकी वजह से पंप खराब होता है, तो यही छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं। अदरवाइज तो पैनल नो मेंटेनेंस चीज़ है, उसमें सिर्फ आपको अगर उसको मेंटेन करना है आपको सोलर पैनल को, तो उसको धोना पड़ेगा, ये एक रहता है। उसके अलावा सोलर पंप में जो स्ट्रक्चर हम लगाते हैं, स्ट्रक्चर को ट्रैकिंग किया जाता है। मतलब जैसे साल में 2 बार सूरज अपनी दिशा चेंज करता है, तो उस तरह से हम स्ट्रक्चर लगाते हैं जिसमें जो दिशा है वो मैनेज हो जाती है। इसमें देखिए होता ही है कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है तो जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो और दूसरी बात यह है कि अगर बरसात की हम बात करें तो बरसात में जब बहुत ज़्यादा डार्क होता है तब पानी गिरता ही है। तो जब पानी गिर रहा है तो हमें अलग से उसको इरिगेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम ये देखें तो इसका जो यूज़ है वो सनी डेज में है, जैसे समर में, मतलब गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा मतलब इससे हमको हेल्प मिल जाती है इरिगेशन में, क्योंकि उस समय लाइट भी नहीं होती है। जो 2 महीने मान के चलिए बरसात के हैं, उस 2 महीने में बरसात हो जाती है तो सोलर पंप की उतनी आवश्यकता हमें पड़ती नहीं है। और अगर बरसात नहीं होती तो धूप खिली रहती है, धूप खिली रहेगी तो पंप चलता है। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो किसान भाइयों को यूज़ करना चाहिए सोलर पंप, ताकि उनकी निर्भरता बिजली के ऊपर ख़त्म हो, और उनकी फसल अगर बिजली की कमी की वजह से ख़राब हो रही है तो ये सारी चीज़ें वो सोलर पंप को इस्तेमाल करके इस चीज़ को कम कर सकते हैं, अपने लॉस को। ये भी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। गीत जिसे सुरों में बांधे थे, आसमां झुक रहा है जमीन पर, सुर जो अपने वक्त की गवाही देते, खेतों में बंसरी छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, दौर जिसे भूलने पर भी बिसारा नहीं जा सकता। के सब रस ले लिया रे बिजड़े। देखिए सुनहरे दौर के गीतों का प्रोग्राम भूले बिसरे गीत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में जिन किसानों ने धान की रोपाई देरी से की, उनकी फसल की अच्छी बढ़वार तभी संभव है जब फसल की खरपतवार से मुक्त रखा जाए तथा सिंचाई की उचित व्यवस्था की जाए। तो धान फसल में इन्हीं सब बातों की जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर स्वास्थ्य वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा। किसान के लिए
एक शाकनाशी जो हमने उपयोग किया है वो बिस्पारीवैक्स सोडियम, जो कि किसान के खेत में 20 से 25 दिन की जब पौध लगाने के बाद की अवस्था है, खेत में कुछ खरपतवार अंकुरित हो जाते हैं, उस अवस्था में खेत में एक दिन पहले पानी निकाल करके दूसरे दिन इसमें शाकनाशी का छिड़काव किया गया है और उसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिले हैं। आज खेत में मुश्किल से 4 या 5 खरपतवार 1 स्क्वायर मीटर में कहीं दिख रहे हैं, अन्यथा पूरे खेत में खरपतवार का प्रभावी नियंत्रण इससे मिला है। सभी प्रकार के खरपतवार इससे नियंत्रित हुए हैं। फिर यहाँ पर हमने किसानों को एक चीज़ और समझाइश दी है, और वो ये है कि किसान को खेत में पानी भरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बारिश नहीं हो रही है तो खेत में यदि छोटी दरारें पड़ती हैं तो उस समय थोड़ा हल्का पानी लगा करके दरारें और ज़्यादा चौड़ी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और ये पोस्ट इमरजेंसी चूंकि हमने शाकनाशी यहाँ उपयोग किया है तो उसकी वजह से खेत में खरपतवारों का प्रकोप नहीं हो रहा है और जो खरपतवार अंकुरित हुए थे वो सभी नष्ट हो गए हैं। तो ये एक पद्धति यदि किसान अपनाएगा तो खेत में शाकनाशी का उपयोग करने के बाद पानी भरने की आवश्यकता खरपतवार नियंत्रण के लिए नहीं होगी। तो ये सुझाव हमारा किसान भाइयों को रहेगा कि आप खरपतवार नियंत्रण करने के लिए खेत में अनावश्यक रूप से पानी ट्यूबवेल चला कर न भरें। यदि खेत में दरार पड़ती है तो दरार चूंकि ये मचौवा किए हुए खेत रहते हैं, पडल फील्ड रहते हैं, तो इनमें दरारें जल्दी चौड़ी पड़ने लगती हैं, तो उन दरारों की चौड़ाई अधिक ना बढ़े, इसके लिए समझाइश ये दी जा रही है कि किसान भाई हल्का पानी लगाकर खेत को गीला रखें और वाटर पॉन्डिंग ना करें, पानी का सदुपयोग करें, ज्यादा पानी भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा वर्षा की अनियमितता के कारण बहुत से क्षेत्रों में फसल पर कीटों का प्रकोप भी देखा जा रहा है, जो फसल को काफी क्षति पहुंचा रहे हैं। तो इन कीटों के नियंत्रण की जानकारी दे रहे हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव गुप्ता। वर्षा थोड़ी कम हो रही जितना धान के लिए चाहिए, लेकिन बीच बीच में पानी गिरने के कारण पर्याप्त नमी है, फसल भी हरी है, तापमान जो है कीड़ों के बढ़ाव के लिए वो भी अनुकूल है। इस कारण कहीं कहीं कीट प्रकोप देखा जा रहा है, विशेषकर तनाछेदक है। तो तनाछेदक के लिए आप थोड़ा ध्यान देंगे, जब आप इसका नियंत्रण करेंगे तब आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि अवस्था क्या है फसल की। अगर थर्रावस्था अभी है, थर्रावस्था अगर निकल गई है तब कीट प्रकोप का नियंत्रण करने का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यदि गबोड़ अवस्था आ गई है, साधारणतः किसान जब आते हैं तो बालियां निकल जाती हैं, सफ़ेद बाली देखने के बाद बोलते हैं सब कीट का प्रकोप हो रहा है, तो इसका नियंत्रण के बारे में बताएं। तो दवाई देते हैं और उसका प्रकोप कम भी होता, रुक जाता है। जो जितना बालियां खराब हो गई, जो सफ़ेद हो गई, वो तो हरी नहीं होंगी, तो किसानों को वो लगता है कि नियंत्रण ठीक से नहीं हुआ है। जब बाली की अवस्था में प्रकोप देखने में आता है तो गबोड़ अवस्था में ही आपको कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए फिप्रोनिल 10 SC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए, तो इससे इस कीट का अच्छा नियंत्रण आपको मिलेगा। तो जहाँ तक कटवा कीट का प्रकोप है, कटवा कीट की भी अवस्था कौन सी है वो देखकर आपको नियंत्रण के उपाय अपनाने हैं। यदि आप देखते हैं कि इल्लियाँ अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं, छोटी अवस्था में हैं, तब आप प्रोफेनोफॉस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। 1000 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अन्यथा अगर आप इल्लियाँ बड़ी हैं तो पॉलीट्रिन C कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, तो उससे ये सभी जितनी भी छोटी बड़ी इल्लियाँ हैं उसका अच्छा नियंत्रण आपको मिलेगा। ये भी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। जबरदस्त मुकाबला चल रहा है और विराट कोहली का कवर ड्राइव, बॉल हवा में, मेसी ने इसे फ्लाइंग किक में बदला और मोड़ दिया गोल की ओर। ऐसा लगा जैसे जोकोविच ये पहले से ही जानते थे और ये जोरदार बैकहैंड स्मैश। सरदारा सिंह ने इसे इंटरसेप्ट किया, ये गोल की तरफ बेहतरीन स्कूप। मैच अब रोमांचक स्थिति में, इस बार साइना ने शॉर्ट सर्विस की है। मैरी कॉम के मुक्कों की गति से खेल आगे बढ़ता हुआ, इसे मात देते हुए सुशील का धोबी बचा।
और इसी के साथ ईटीवी स्पोर्ट्स एक बार फिर खेल की खबरों में सबसे आगे। धान के कटोरा छत्तीसगढ़, जहाँ भराए है प्राकृतिक देन। यहाँ के चिन्हारी कर्मा ददरिया अब्बड़ सुघ्घर है। यहाँ की राजभाखा मानो आप मन के ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। फूलों की बढ़ती मांग किसानों को इनकी खेती की तरफ आकर्षित कर रही है, जिसके अंतर्गत यदि हम गुलदाउदी की बात करें तो इसके फूलों की बाजार में अच्छी मांग होने के कारण किसान भाई इससे अच्छी आय भी ले सकते हैं। तो गुलदाउदी की वैज्ञानिक तकनीकी से खेती किस प्रकार करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार। गुलदाउदी एक ऐसा फूल है जिसको आप वर्ष भर उगा सकते हैं और इसका पौधा वर्ष भर रहता है, क्योंकि जो हम लोग पौधा लगाते हैं शुरू में उसके फूल उसकी रोपाई का जो समय है वो जुलाई अगस्त में शुरू करते हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह से शुरू करते हैं और जुलाई अगस्त सितंबर तक उसको लगाते रहते हैं। उसके बाद अक्टूबर से हमें फिर इसका फूल मिलना शुरू हो जाता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक इसका फूल मिलता रहता है और ये एक ऐसा फूल है जिसको किसान भाई आसानी से उगा सकते हैं। इसका जो हम पौधा लगाते हैं किसान भाइयों, वो कलम से तैयार करते हैं। कलम लगाने का जो सबसे अच्छा समय है वो 15 जून के बाद लगाना शुरू कर देते हैं। इसमें विशेष ध्यान देने की बात ये होती है कि ये जो पौधा है झकड़ा जड़ों वाला होता है, इसकी जड़ें जो हैं ऊपर ही रहती हैं, इसलिए पानी से इसको बहुत नुकसान होता है। तो जब भी रोपाई करें कलमों की, आप कम से कम जमीन से 9 इंच ऊंची क्यारियां बना लें और क्यारियों के दोनों तरफ 1-1 फुट की या 9-9 इंच की नालियां बना दें और क्यारी कम से कम जमीन से 9 से 10 इंच ऊंची होनी चाहिए। क्यारी की जो चौड़ाई है लगभग 1 मीटर होनी चाहिए, जिससे आपको बाद में निकाई गुड़ाई करने में क्यारी के अंदर नहीं घुसना पड़ेगा। आप बाहर खड़े होकर उसकी निकाई गुड़ाई कर सकते हैं। जब आपकी कलमों के लिए आप रोपाई शुरू करें, ये अवश्य देख लें शाम के समय रोपाई करें। रोपाई करने के लिए लाइन से लाइन की दूरी लगभग 6 इंच और पौधे से पौधे की दूरी 2 या 3 इंच रखते हुए उसकी रोपाई कर देते हैं। ये अवश्य देख लें कि अगर उसमें क्यारी में कोई बीमारी वगैरह आने की संभावना है तो जो क्यारियां हमने बनाई हैं उसको पहले ही उपचारित कर लें। उपचारित करने के लिए आप गर्मी में जो है उसको पॉलीथीन शीट से कवर करके भी उपचारित कर सकते हैं या रासायनिक उपचार भी कर सकते हैं उसका। इसमें लगाने के बाद भी विशेष ध्यान यही रखना है कि क्यारियों में कभी भी पानी नहीं रुकना चाहिए, पानी नहीं भरना चाहिए। अगर 1-2 घंटे भी पानी इसमें भर जाएगा तो पौधे के मरने की पूरी संभावना है। और इसमें किसान भाई ये देख लें कि कौन सी हम किस्म लगा रहे हैं, कटे फूल के लिए ले रहे हैं या लूज फूल के लिए ले रहे हैं। अगर कटे फूल के लिए ले रहे हैं तो उसमें एक तना रखना होगा हमें, बाकी जो शाखाएं उनको हाथ से तोड़ते रहेंगे। अगर हम लूज फूल के लिए ले रहे हैं तो उसमें हमें फूलों की संख्या ज़्यादा चाहिए, तो जो मुख्य वृद्धि कलिका है उसको तोड़ देंगे। जब उसको तोड़ देंगे तो उसमें साइड में और शाखाएं निकलेंगी। अगर आपको लग रहा है कि हमें अभी और थोड़ा देर से फूल लेना है और इसको और फूलों की संख्या ज़्यादा चाहिए तो एक बार उसको और तोड़ सकते हैं। उसके बाद इसको फिर आप नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा तोड़ने पे इसको फिर बाद में फूल नहीं आएगा, इसलिए 2 बार से ज़्यादा इसकी तोड़ाई नहीं करते हैं। 2 बार तोड़ने के बाद किसान भाई देखेंगे कि एक पौधे पे 20 से 25 या 30 फूल तक प्राप्त हो जाते हैं, जो कि आपका जरबेरा की जगह पे या जो सजावट के लिए जो गुलदस्ते लगाते हैं शादी विवाहों में या मंडप सजाने के लिए उसमें प्रयोग करते हैं, उसमें किसान भाई इसको प्रयोग के लिए इसको बेच सकते हैं। जब आपने फूल उसका काट लिया, ये फूल काटने के बाद फरवरी मार्च तक पौधा हरा रहता है। जब फरवरी मार्च में जो मुख्य पौधा था वो सूख जाएगा और उसके नीचे से जड़ के पास से कुछ और शकर से, जिसको कंद कहते हैं, वो निकलना शुरू हो जाते हैं, कलियां निकलना शुरू हो जाती हैं और लगभग 15 से 20 दिन में वो कलियां
6 इंच से लेके 9 इंच तक की हो जाती हैं। उनको हम अलग करके दोबारा उसकी रोपाई कर सकते हैं, जो हमारे अगले साल के लिए पौधे बनाने के काम आएंगी, या उसको अगर डायरेक्ट लगा सकते हैं तो वो हमारे नए पौधे के रूप में, फूल के पौधे के रूप में भी प्रयोग की जा सकती हैं। 1 हेक्टेयर में किसान भाइयों कम से कम आपको 200 से 250 कुंटल फूल आपको मिल जाएंगे, अगर लूज फूल के लिए लगा रहे हैं तो। अगर कटे फूल के लिए लगा रहे हैं तो उसको आपको उसमें से कम नहीं तो आपको 8 से 10 हजार फूल उसमें मिल सकते हैं आपको। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कटंगी, जिला ग्वालियर के कृषक सत्येंद्र परमार ने। यह पपीता की रोपाई एवं रोपाई के बाद प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो सत्येंद्र परमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसा आपने प्रश्न पूछा कि पपीते का पौध कब लगाना चाहिए खेत में, तो इस संबंध में हम किसान भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा प्रायः देखने में आ रहा है कि किसान भाई जो हैं पपीते का पौध अप्रैल के महीने में भी लगाते हैं, कुछ किसान भाई बरसात शुरू हो गई उस समय लगाते हैं, कुछ सितंबर में लगाते हैं। लेकिन लगाने का मुख्य समय क्या है, ये हम आज डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ। तो किसान भाइयों को हम बता दें कि अगर पपीते की खेती करना है और ऐसे जगह पर आप हैं जहाँ थोड़ी सी पाला पड़ रही है, पाला जैसे दिसंबर के लास्ट और जनवरी के महीने में पाला पड़ता है, तो अगर पाला पड़ रहा है तो ऐसे जगह पर जो पौध पपीते के पौध का रोपण है वह सितंबर के महीने में की जानी चाहिए, ना कि आप अप्रैल के महीने में करें। सितंबर के महीने में पौधरोपण करने के लिए किसान भाई को जुलाई के महीने में बीज की बुआई कर देनी चाहिए। बीज की बुआई फ्लैट बेड पे करें या पॉलीथीन बैग में कर दें। तो जब जुलाई के महीने में हम इसकी पहले सप्ताह में बुआई कर देते हैं तो जुलाई और अगस्त 2 महीने में हमारा पौध तैयार हो जाता है और फिर इसी पौध को सितंबर के माह में हमें खेत में ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए, इसका रोपण कर देना चाहिए। खाद और उर्वरक की जहाँ तक बात है, तो जब पपीते को लगाएं, सितंबर के महीने में हमने लगाने की बात की, तो उसके 15 दिन पहले एक गड्ढा खोद लें 30 बाई 30 सेंटीमीटर, 30 से 40 सेंटीमीटर हम कहते हैं कि गड्ढे का आकार होना चाहिए। तो एक इतना गहरा गड्ढा खोद लें। गड्ढा खोदने के बाद उसको 10 दिन 15 दिन धूप देखने दें, जो भी उसमें कंकड़ पत्थर है उसको पॉलीथीन है निकाल लें। निकालने के बाद गोबर की खाद ले लें और कम से कम 8-10 किलो गोबर की खाद उसमें मिला करके, साथ साथ अगर वहाँ दीमक लग रहा है तो दीमक की दवाई का भी उसी समय प्रयोग कर लें। तो गड्ढे में भरते टाइम गोबर की खाद मिला दिया आपने और जो दवाइयाँ हमने बताई क्लोरपाइरीफास और इमिडाक्लोरपिड, इनमें से किसी एक का चुनाव कर लीजिए और उसका घोल उसके ऊपर जो है छिड़काव करते हुए और उस मिट्टी के गड्ढे को भर दीजिए। इसके साथ हम किसान भाई को यह भी बताना चाहेंगे कि दूरी क्या रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास प्रजातियाँ अवेलेबल हैं, जैसे पंतनगर विश्वविद्यालय में हम पपाया 1 देते हैं, यह डायोसियस वैरायटी है। कहने का मतलब कि एक पौधे जो नर और मादा पौधे होते हैं इसके अलग अलग होते हैं। अगर एक पौधा फूल के टाइम में आएगा तो या तो उसमें नर फूल होंगे या मादा फूल होंगे। तो चांसेज इसके अगर लमसम देखा जाए तो 50-50% कभी हो जाते हैं, कभी 40% 60% हो जाते हैं। तो किसान भाई को हम ये बताना चाहेंगे कि जो संतुलित दूरी है पपीते के लिए वो 3 गुणे 3 मीटर, मतलब लाइन से लाइन और पौध से पौध हम 3 गुणे 3 मीटर की दूरी रखते हैं। तो इस दूरी को तो रखना ही है, साथ में पौधे को 1.5 बाई 1.5 पे लगाएं, माने 1.5 बाई 1.5 मीटर की दूरी पे पौधे को खेत में लगा दें। ये हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि चूंकि हम कह रहे हैं कि इसमें नर और मादा अलग अलग आते हैं, तो जब ये पौधे बड़े होंगे, फ्लावरिंग में आएंगे, तो उस समय हम ये देखेंगे कि इसमें नर कौन सा है, मादा कौन सा है। तो जो नर पौधे होंगे उसको हमें काट करके निकालना होता है, लेकिन कुछ पौधों को साथ में रखना भी होता है। जैसे 100 पौधे हैं तो 100 पौधे में से 10 पौधे नर के होने चाहिए, 90 पौधे अगर मादा पौधे हैं तो बढ़िया से उस पपीते में पॉलिनेशन की क्रिया होती है, परागण की क्रिया होती है और फल भी बहुत अच्छा लगता है। साथ में किसान भाई को ये बताएं कि सितंबर के महीने में क्यों पपीता लगाना चाहिए। मैंने कहा सितंबर के महीने में लगाइए, अप्रैल महीने को अवॉइड करिए। अप्रैल महीने में पपीता लगाने से प्रायः ये देखा जा रहा है कि भाई अप्रैल में लगाया पपीता आपने, फिर मई और जून में इतनी गर्मी पड़ती है कि पानी अगर आप नहीं दे पा रहे हैं समय से तो पौधे के सूखने के चांस होते हैं।
चलिए आपका पौधा चल गया, फिर होता क्या है कि उसके बाद बारिश का टाइम आता है, जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त में बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि पपीते में एक वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल डिजीज़ होता है, वो बहुत तेज़ फैलता है। देखा होगा आपने, पपीते का जो पत्ता होता है वो पीले कलर का हो जाता है। तो वो एक तरह की बीमारी है और बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा फैलती है। इसके आगे जो बीमारी से भी, चलिए आपने सिंचाई भी कर ली या सिंचाई से पौधे सूखे, मैंने बताया कि उससे नुकसान होता है, फिर बीमारी भी लग रही है। फिर इसके बाद जो मुख्य चीज़ है, जो पौधे आपने अप्रैल में लगाए हैं उस पौधों में फूल और फल बनने की प्रक्रिया लगभग जो है आपके बारिश के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाती है, बारिश के समय स्टार्ट हो जाती है। और वो फल जो है नवंबर दिसंबर तक नहीं पक पाता है, पेड़ पे ही बना रहता है। और जैसे ही दिसंबर और जनवरी में पाला पड़ता है तो उस पर लगे हुए फल को नुकसान पहुंचता है, फल सड़ करके नीचे गिरने लगते हैं। जो ठंड की वजह से, जो लो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से फल खराब हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। इसलिए मैंने अप्रैल के महीने को अवॉइड करने की बात की, किसान भाई उसमें ना लगाएं, सितंबर के महीने में लगाएं। सितंबर के महीने में लगाने से क्या फ़ायदा है, लगाने के बाद ये अक्टूबर और नवंबर में थोड़ी बढ़वार लेगा खेत में। बढ़वार लेने के बाद इसका आकार लगभग इस तरह का, इतना लगभग आकार हो जाएगा। अगर किसान भाई खेत में लगा रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर तक इस पपीते की ऊंचाई लगभग इतनी हो जाएगी। और इसकी हम थैचिंग कर सकते हैं। थैचिंग एक छप्पर नुमा कवर इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, घास फूस किसान भाई खेत से इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद उसको एक इसके छप्पर नुमा संरचना बनाते हुए इसको ढक देते हैं, तो पाले से इसका बचाव हो जाता है। और यही पौधा अगर बड़ा होगा तो पाले से बचाव नहीं कर सकते। एक बार पाले से बचाव हो गया दिसंबर जनवरी में, फिर फरवरी में जैसे लास्ट वीक में टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, फिर ये फरवरी और मार्च के महीने में इसमें फूल आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इससे फल आप अगला जाड़ा आने के पहले, मतलब नवंबर तक आप इससे फल हार्वेस्ट कर सकते हैं, तोड़ करके ले सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों में चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्याएं एवं सुविधाओं के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-1084-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 4 बजे के बीच हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। गाय के अधिक दूध देने वाली नस्लें और गाय पालन एक लाभदायक व्यवसाय। सोयाबीन की उपज को फली अवस्था पर हानि पहुंचाने वाले कीटों का नियंत्रण। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कुछ कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।